लोक अदालत में दुर्घटना संबंधी मामले ज़्यादातर निपटाए जाते हैं। लोक अदालत में वकील जरूरी या वैकल्पिक है? जरूरी नहीं है, वैकल्पिक है। क्या आम जनता लोक अदालत पर विश्वास कर रही है? बहुत ज़्यादा कर रही है। वैवाहिक विवाद के मामले भी प्री लिटिगेशन में आते हैं। सारे आपराधिक मामलों में अधिवक्ता देंगे अगर वह सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है और हमारे जो दिशा निर्देश है उसके तहत आता है। एक न्यायिक अधिकारी के लिए न तो कोई क्षेत्र होता है न कोई घर होता है। न्यायिक अधिकारी जब सेवा में आता है तो उसको सबसे पहले यही बताया जाता है कि आपको निष्पक्ष एवं ईमानदार रहना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, हमारे देश में रहने वाले लोगों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिल सके, इसके लिए हमारे संविधान में भी व्यवस्था है और लगातार सरकार के द्वारा इस पर लगातार कार्य भी किए जाते रहे हैं। लोक अदालत के माध्यम से बहुत सारे मामले निपटाए जा रहे हैं। आम जनमानस में लोक अदालत को लेकर के तमाम सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती रहती। हमारे साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर के सचिव अपर जनपद न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से लोक अदालत कार्य करती है, इस तरह से मामले को निपटाया जाता है। तो श्रीवास्तव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। लोक अदालत की व्यवस्था बनाई गई संविधान में, सरकार के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को? लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनमानस को जो मुकदमा न्यायालयों में मुकदमा लड़ने में काफ़ी समय, काफ़ी पैसा, काफ़ी श्रम बर्बाद हो रहा है और उनके छोटे मोटे मामले जो कि सुलह समझौते से ही निपटाए जा सकते हैं, तो ऐसे मामले अगर हमारे लोक अदालत में लगा के उसको हम सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के एक आपसी सामंजस्य बना करके मामले का निस्तारण करने का उद्देश्य जो है लोक अदालतें हैं। जी, आपसी सामंजस्य हो। कुछ पेटी ऑफेंसेज होते हैं जिसमें राज्य सरकार भी पक्षकार होते हैं, उन मामलों को भी हम जो है लोक अदालत के माध्यम से निपटा सकते हैं। अच्छा, जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण की जो भूमिका होती है वो इन लोक अदालतों में क्या होती है, क्या कहेंगे आप? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो एक फैसिलिटेटर की तरह एक प्लेटफार्म आपको उपलब्ध कराता है। लोक अदालत और सामान्य अदालत को लेकर के आम जनमानस में एक भ्रांति इसी तरह होती है कि ये जो है सामान्य अदालत और लोक अदालत, ये क्या दोनों में कोई विशेष अंतर है या दोनों एक ही हैं? क्या कहेंगे? लोक अदालत आम जनता को सस्ता, सरल और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए एक माध्यम है एवं सामान्य अदालतें तो अदालत एक जो न्यायालयी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत न्याय देती हैं। तो लोक अदालत जो है एक सरल, सस्ता एवं सुगम माध्यम है। मतलब जो न्यायालय की दुरूह प्रक्रिया है उस दुरूह प्रक्रिया से निपटने के लिए ये लोक अदालत जो है कार्य करती है। जी हाँ। अच्छा, आप चूँकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आप सचिव हैं और आप जब से अपना कार्यभार यहाँ ग्रहण किए हैं, तो क्या आपको लगता है लोक अदालत से कितनी संतुष्ट है आम जनता? क्या कहेंगे? देखिए, न्यायालयों में इस समय मामलों का अंबार लगा हुआ है। काफ़ी न्यायालय जो है भारी मात्रा में, भारी संख्या में मामले विचाराधीन है न्यायालयों में। तो छोटे मामले जो हैं, जो पेटी ऑफेंसेज हैं या ऐसे अपराध जो बहुत आसान तरीके से लोक अदालत में निपटारे जा सकते हैं या उसमें जो है उनका श्रम कम लगेगा, पैसा कम होगा, समय की काफ़ी बचत होगी। सबसे बड़ा फ़ायदा लोक अदालत क्या है कि जनरली दोनों पक्षकार इसमें सहमत होते हैं तो उसकी कोई अपील नहीं होती। सुलह समझौते की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, किस तरह से जो है? सुलह समझौते में हम पक्षकारों को बुलाते हैं, उनकी बातों को सुना जाता है, उनकी बातों को सुन के उस पर एक निष्कर्ष निकाला जाता है। दोनों पक्षकारों को बताया जाता है कि यही एक निष्कर्ष है या इसी ढंग के कुछ निष्कर्ष हैं जिस पर अगर आप सहमत हो। जब पक्षकार सहमत हो जाते हैं तो वही एक सलूशन जो है निकाल के मामले को निस्तारित किया जाता है, निस्तारित कर दिया जाता है। अच्छा, कैसे किन किन तरह के मामले
लोक अदालत में निस्तारित किए जा सकते हैं, क्या बताएंगे आप? लोक अदालत में समनीय मामले या दीवानी जो छोटे मोटे मामले हों, इस प्रकार के मामले जो है वो लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं। बिल्कुल। अस्थाई लोक अदालत और लोक अदालत ये दोनों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन कार्य करती हैं या इनके लिए अलग कोई व्यवस्था है क्या? देखिए, अस्थाई लोक अदालत जो है वो हम हर समय चलने वाली एक प्रक्रिया है। वह एक न्यायालय की तरह ही कार्य करता है, परमानेंट लोक अदालत। अच्छा। पीएलए जो है वो एक न्यायालय की तरह कार्य करने वाली की न्यायालय है। और ये लोक अदालत जो हमारी होती है समय समय पर लगाया जाता है, जिसमें प्री लिटिगेशन मामले ज़्यादातर निपटाए जाते हैं। मामला न्यायालय तक आए ही नहीं, हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि जो मामले न्यायालय में जा सकते हैं उसको भी लोक अदालत लगा के निपटारा किया जा सके। ऐसे मामले, छोटे मोटे मामले जो न्यायालयों में पड़े हुए हैं और जिन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है, पक्षकार चाहते हैं कि मामला निपट जाए, कुछ मामलों को भी लोक अदालत में हम लोग सुलझा देते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि प्री लिटिगेशन, तो प्री लिटिगेशन क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। प्री लिटिगेशन शब्द से ही क्लियर है, स्पष्ट है कि प्री लिटिगेशन में वो मामले जो न्यायालय में आने से पूर्व अगर दो पक्षकारों के बीच में कोई विवाद है तो वह मामला भी एडीआर सेंटर में दाखिल किया जा सकता है। जैसे हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दो पक्षकार अगर चाह रहे हैं कि उनका चेक बाउंस का मामला है और पैसे की लेन देन में कुछ समस्या है, तो वो मुकदमा चेक बाउंस कर दाखिल करने से पहले चाहे तो मेरे एडीआर सेंटर में आए, एडीआर सेंटर से मैं प्री लिटिगेशन का मुकदमा दाखिल करें। प्री लिटिगेशन का मतलब ही होता है मुकदमा दाखिल करने से पहले ही एक वाद मेरे एडीआर सेंटर में दाखिल करें और हम उसका निर्णय करेंगे 16 समझौते के आधार पर। अभी आपने कहा एडीआर, तो ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है, इसके बारे में भी जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये एडीआर क्या है। जो है हिंदी ही है एडीआर का, वैकल्पिक विवाद समाधान। कोई भी विवाद होगा तो उसका समाधान खोजा जाएगा। समाधान क्या है? न्यायालय। सारी समस्या का समाधान न्यायालय में ही होगा। यह अनादिकाल से चला आ रहा है। लेकिन न्यायालय जाने से पहले कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पक्षकार आपसी सहमति से सुलझा सकते हैं। और हमारा प्रयास क्या है, क्योंकि इसके लिए पहले मंच नहीं था, आज के समय में इसके लिए मंच है, तो हम लोग उस वो प्रक्रिया, कुछ भी न्यायालयी प्रक्रिया होगी तो वह इस प्रक्रिया से बड़ी प्रक्रिया है, दुरूह प्रक्रिया है। तो प्री लिटिगेशन जो है, किसी मामले को एडीआर सेंटर में दाखिल करके बहुत ही सच्चे, सुलभ एवं बिना किसी फीस दिए, कुछ एक मामले में थोड़ी बहुत फीस लगती है, जैसे कमर्शियल कोर्ट के मामले में फीस लगती है, अदरवाइज बिना किसी फीस को दिए निपटा सकते हैं। प्री लिटिगेशन की जो बात हुई है, तो प्री लिटिगेशन में आपने बताया कि जैसे चेक बाउंस के मामले, अगर कोई डिस्प्यूट है और दोनों पक्षकार सहमत हैं और हमारे यहाँ आते हैं तो उनके विवाद का समाधान करा दिया जाता है। तो प्री लिटिगेशन में क्या सिर्फ चेक बाउंस के ही मामले आते हैं या और भी मामले आते हैं? क्या है प्री लिटिगेशन में कई प्रकार के मामले आते हैं। जैसे वैवाहिक वाद के मामले हैं, वैवाहिक वाद के मामले भी प्री लिटिगेशन में आते हैं। अच्छा। मान लीजिए किसी की पत्नी नहीं आना चाह रही है, या कोई ऐसा विवाद है, पत्नी बात भी नहीं कर रही है या पति नहीं बात कर रहा है पत्नी से, तो वो उस मामले को भी हमारे यहाँ ले आ सकते हैं। हम दूसरे पक्षकार को नोटिस भेजते हैं, दोनों को बुलाते हैं, समझाते हैं, पारिवारिक ज्ञान देते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि उनका परिवार एक साथ एकजुट हो जाए, कोई ना कोई समस्या का समाधान निकल आए। तो इस प्रकार के कई मामले हैं जिसमें जो है सेवा संबंधी मामले हैं। इस प्रकार के कई मामलों में हम प्री लिटिगेशन अच्छा। मतलब अगर कोई पक्षकार ये चाहे किसी भी तरह का मामला अगर उसके पास हो, अगर दोनों पक्षकार आपस में ये सहमत हैं या एक पक्षकार चाहता है कि हमारा मामला जो है प्री लिटिगेशन के माध्यम से इसको निस्तारित कराया जाए, तो क्या वह आपके एडीआर सेंटर से संपर्क करके अपना समाधान करा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। प्री लिटिगेशन में ज़्यादातर मामलों को हम लोग
अटेंड कर रहे हैं, ज़्यादातर मामलों को हमारे मीडिएटर्स देख रहे हैं। कुछ मामले जो प्री लिटिगेशन के मामले नहीं होते उनको हम लोग नहीं लेते हैं। अब वो तो दीवानी मामलों में कुछ ऐसे मामले हैं जो प्री लिटिगेशन में नहीं आते, लेकिन ज़्यादातर मामले दीवानी मामलों के प्री लिटिगेशन में लेते हैं। मतलब अधिकांशतः मामले कुल मिलाकर के जो है एक बहुत बड़ा बोझ न्यायालय का उतारने का प्रयास प्री लिटिगेशन के माध्यम से होता है, क्योंकि पूरे देश में 4.5 करोड़ जो मामले जो पेंडिंग हैं, आज 4.5 करोड़ से अधिक मामले पूरे देश में पेंडिंग हैं, और यह एक बहुत बड़ी संख्या है। इसके निस्तारण में निश्चित रूप से जो लोक अदालत या विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ये बेहतर कार्य हो रहे हैं, बेहतर कार्य संपादित हो रहे हैं। सुलह समझौते की जो बात आई है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन है, मान लीजिए पारिवारिक मामला है या कोई और दीवानी मामला है, हम चाहते हैं कि वो मामला सुलह समझौते से निस्तारित हो जाए, तो क्या यह मामला जिस न्यायालय में विचाराधीन है वहीं पर ये व्यवस्था है, या उस मामले को आपके यहाँ भी ले आकर के सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित कराया जा सकता है? देखिए, दीवानी मामलों में तो न्यायालयों को चाहिए कि वह हर मामले में जहाँ पे भी थोड़ा बहुत भी स्पेस है उस मामले को मीडिएशन सेंटर को रेफ़र करे, क्योंकि दीवानी मामलों में एफकॉन इंफ्रा का एक निर्णय है माननीय उच्चतम न्यायालय का, उसके तहत दीवानी मामलों को, ज़्यादातर मामलों को एडीआर सेंटर को रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि उसमें हर मामले में मध्यस्थता की गुंजाइश होती है। अच्छा। अधिकांशतः मतलब दीवानी के लगभग हमें लगता है कि सारे मामलों में मध्यस्थता की जा सकती है। जहां पक्षकार बिल्कुल, एक पक्षकार पूरी तरह से अडामेंट है कि वो नहीं कर सकता, उन मामलों को भेजे जाने का कोई बहुत औचित्य नहीं होता जनरली, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो उन मामलों को भी भेज सकती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपस में पक्षकार सुलह समझौता कर लेते हैं, न्यायालय में आने से पहले, प्री लिटिगेशन से भी पहले अपने घर पर बैठ करके वो सुलह समझौता से किसी विवाद का निपटारा कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वह सुलह समझौता मौखिक या लिखित है, उसके बारे में अगर कोई पक्षकार न्यायालय में विवाद लाना चाहता है, तो दूसरे पक्षकार को क्या सहूलियत मिल सकती है, किस तरह से वो अपना पक्ष रख के बता सकता है कि इस मामले को सुलह समझौते से निपटारा इसका किया जा सकता है, और ये पेंडेंसी बढ़ाने के लिए इस तरह के मामले न्यायालय में आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, घरेलू समझौते जो हैं, जो घर में हुए हैं, उसकी लीगल सेक्सिटी क्या है, इस पर ये निर्भर करता है, और वो मामले न्यायालय द्वारा ही देखे जाएंगे कि वो किसी दबाव में तो नहीं किए गए हैं, क्योंकि कोई भी समझौता अगर दबाव में किया गया तो समझौता अवैध है, तो उसको न्यायालय अपनी कसौटी पे कसता है। अगर वो सही पाए जाते हैं तो न्यायालय निर्णय देगा, उससे एडीआर का कोई लेना देना नहीं। लोक अदालत में तमाम सारी चुनौतियां भी आती होंगी, आप लोग कार्य करते हैं, तो क्या आपको महसूस होता है कि इसमें किस तरह की चुनौतियां आती हैं? सारी सुविधाओं के बाद भी किस तरह से, किन चुनौतियों का सामना आप करना पड़ता है? देखिए, न्यायालय में ज़्यादातर मामले ऐसे हैं जो लोक अदालत के माध्यम से नहीं निपटते, क्योंकि न्यायालय में लोक अदालत में हम उन्हीं मामलों को निस्तारित कर सकते हैं जो मामले अत्यंत ही, अगर आपराधिक मामले हैं तो समनी मामले हैं और वो निस्तारित हो सकते हों। अच्छा, आपराधिक मामले भी लोक अदालत में निस्तारित होते हैं। 344 का मामला है सीआरपीसी का। अच्छा, दीवानी के मामले ज़्यादा आते हैं, बैंक के मामले आते हैं, रिकवरी के मामले आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अधिकांशतः ये देखा जाता है कि जैसे मोटर दुर्घटना जो दावा होता है, तो मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले भी क्या इसमें जी हाँ, लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जाते हैं? लोक अदालत में दुर्घटना संबंधी मामले ज़्यादातर निपटाए जाते हैं, क्योंकि लोक अदालत के समय बीमा कंपनियां आती हैं और लोक अदालत एक मंच देता है जहां पे जो पीठासीन अधिकारी होते हैं इसके एमएससीटी ट्रिब्यूनल के, उनके सहयोग से बीमा कंपनियां और जो क्लेमेंट हैं उनके बीच में जो सहमति बनती है, उन मामलों को हम लोक अदालत से निपटा देते हैं। अच्छा, जैसे अगर मोटर दुर्घटना की दावा जो है
कोई व्यक्ति अगर ये चाहता है कि हमारा जो दुरूह प्रक्रिया है, जो न्यायालय की प्रक्रिया है, उससे बचने के लिए कोई पक्षकार अगर ये चाहे कि इसको भी हम प्री लिटिगेशन के माध्यम से निपटा लें, तो क्या ये संभव है? प्री लिटिगेशन का से अगर कहीं कोई मर गया हो या कोई चोटिल हो गया है, गंभीर चोट का वो हो गया, तो उसमें उसको एविडेंस देना पड़ता है, और प्री लिटिगेशन में कोई इस ढंग का एविडेंस नहीं लिया जा सकता। अच्छा, इसलिए इसको जो है प्रॉपर चैनल से ही इस मामले का निपटारा हो सकता है। अच्छा, चूँकि आपका कार्य है, आप लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो कार्य आप कर रहे हैं या जो व्यवस्था सरकार ने किया है, इसमें कुछ और भी प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, तो क्या कहेंगे आप? अभी जो व्यवस्था है उसको और थोड़ा बृहत रूप से किया जाना चाहिए। थोड़ी सुविधाएं एडीआर सेंटर की बढ़ानी चाहिए, और बाकी बहुत कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल बहुत कुछ किया जा रहा है और बहुत कुछ किया जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और भविष्य जो है वो एडीआर सेंटर का ही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मामले, जितने से मामले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एडीआर के थ्रू निपटाए जाएंगे, वो मामले न्यायालयों पे बोझ कम आएगा। ये बहुत बड़ा एक तरीका होगा मामले को निपटाने का। अच्छा, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय, कोई व्यक्ति न्यायालय में इसलिए भी नहीं जा पाता है कि उसके पास वह संसाधन नहीं है, उसके पास धन नहीं है, रुपए पैसे नहीं हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में पीड़ित है और न्यायालय में वो जाना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई संसाधन नहीं है, रुपए पैसे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या उनकी कोई मदद कर सकता है? देखिए, गरीबों के लिए, निर्धन व्यक्तियों के लिए सीपीसी में प्रावधान किया गया है, पाउपर सूट फाइल हो सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोर्ट फीस नहीं जमा करती। क्रिमिनल मामलों में जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमारे यहाँ एलईडीसीएस का प्रावधान है। अच्छा, आपराधिक मामलों में अगर गरीब व्यक्ति है तो हम उनको, हर व्यक्ति को जो गरीब है उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखते हुए मैं अधिवक्ता उपलब्ध कराऊंगा। ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अपना दायित्व है और उसका पूरा निर्वहन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर कर भी रहा है। अच्छा, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित है और पैसे के अभाव में वो कार्रवाई का संचालन नहीं कर पा रहा है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा उसे अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाए। आपराधिक मामलों में। अच्छा, आपराधिक मामलों में। सिविल मामलों में उसकी बाकी मदद की जाएगी, लेकिन कुछ मामले जहां कोर्ट फीस देनी है, जहां कुछ इस ढंग की का हेल्प देना होगा, वहां पे चूंकि हमारा अपना ऐसा कोई फंड नहीं है, इसलिए। अच्छा, मतलब आपराधिक मामलों में आप उपलब्ध कराते हैं? सारे आपराधिक मामलों में हम अधिवक्ता देंगे, अगर वह सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है और हमारे जो दिशा निर्देश है उसके तहत आता है। मतलब कुल मिलाकर डिफेंस के लिए, जैसे अभियोजन में तो उपलब्ध रहता है, सरकार व्यवस्था करती है अभियोजन की तरफ से, स्टेट उसमें स्वयं सहभागिता सुनिश्चित करती है, लेकिन प्रतिरक्षा के मामलों में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अगर ये सुविधा उपलब्ध करा रहा है, प्रतिरक्षा के मामलों के लिए ही एलईडीसीएस की नियुक्ति की गई है। अपने जिले में एक चीफ एलईडीसीएस, एक डिप्टी चीफ एलईडीसीएस तथा 2 असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति हुई है। मजिस्ट्रेट न्यायालय से लेके सेशन सत्र न्यायालय तक ये लोग अभियुक्त गण की पैरवी कर रहे हैं, प्रभावी पैरवी कर रहे हैं, ये कार्य हो रहा है। अच्छा, लोक अदालत समाज में कितनी अपनी पहचान बना पाया है? चूँकि लगातार आप कार्य करते हैं, लगातार आप लोगों से मिलते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो है समाज में किस तरह से ये प्रभावी हो पाया है कि लोग जो है इसकी चर्चा करें कि नहीं, लोक अदालत के माध्यम से? देखिए, लोक अदालत काफ़ी समय से चल रही है और लोक अदालत का साल भर प्रचार प्रसार किया जाता है। हम अपने पैरा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, बैनर पोस्टर के माध्यम से, पुलिस की मदद से, अन्य साधनों से, ब्लॉक से, तहसील से हम अपने लोक अदालत का प्रचार प्रसार करते हैं। काफ़ी मामले लोक अदालत के जरिए निपट भी रहे हैं
जैसा कि पिछले बार भी हमने 9.5 लाख से ऊपर 10 लाख 9.5 से 10 लाख के बीच के फिगर में मामलों को अपने लोक अदालत के माध्यम से निपटाया। तो काफ़ी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जनता जागरूक भी हो रही है और हम लोग मामलों को निपटा रहे हैं। बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए, इसके लिए क्या आप लोगों के आपके माध्यम से क्या अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं गाँव में, मलिन बस्तियों में, या कहीं ऐसे जगह जेल में जहाँ लोगों को जो है जागरूक किया जा सके कि आपके ये अधिकार हैं, आप इस तरह से अपने अधिकार का प्रवर्तन करा सकते हैं? तो क्या इस तरह की कोई व्यवस्था? आपको बताने मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गांव में मेरे पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा लगातार कैंप किए जा रहे हैं, जागरूकता शिविर किए जा रहे हैं, जिसमें हम मीडिएशन को, जो ये राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान है, एवं लोक अदालत संबंधी सारी जो भी सूचनाएं हैं वो प्रचारित और प्रसारित दोनों कर रहे हैं। ग्राम प्रधानों का भी सहयोग लिया जा रहा है और जेल में मेरे द्वारा स्वयं, हमारे LEDCS द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि अगर कोई मामला अगर उनके बंदी से संबंधित हो या बंदी के परिजनों से संबंधित हो, जहां लोक अदालत की ज़रूरत पड़ेगी, इन लोगों द्वारा भी बताया जा रहा है, रेडियो स्टेशन से भी चलाया जा रहा है, चौराहों पर भी बजवाया जा रहा है, काफ़ी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गोरखपुर जनपद में आपकी तैनाती काफ़ी दिन से है और आप यहाँ अपर जनपद न्यायाधीश के रूप में भी आपको कार्य करने का मौका मिला और इस समय आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। तो आपके नज़र में जो आपको मामला बहुत अच्छा लगा हो इस लोक अदालत में, कोई ऐसा मामला जिसका निस्तारण करा के आपको बहुत खुशी हुई हो, क्या ऐसा मामला आपके स्मृति में है कोई? लोक अदालत के में एक्चुअली मेरा काम तो उनको मंच उपलब्ध कराना है। व्यक्तिगत रूप से मैं मध्यस्थता के मामलों में बता सकता हूँ, लोक अदालत के मामले तो न्यायालयों में ही निपटते हैं। अच्छा, मध्यस्थता से ही बताइए आप। अगर मध्यस्थता में काफ़ी मामलों में अभी किसी भी माता पिता के लिए उसके सारे बच्चे प्रिय होते हैं। मैंने कई मामलों में अपने चैम्बर में मध्यस्थता कराई और कुछ मामलों में पति पत्नी को यहाँ से साथ भेजा, तो मुझे वो सारे मामले प्रिय हैं। जहाँ मैंने पति और पत्नी को सब बच्चे के साथ देखा अलग अलग और उनको मिला के भेजा, तो उससे मुझे बहुत खुशी होती है। स्वतः में एक आत्मसंतुष्टि प्रदान, एकदम आत्मसंतुष्टि मिलती है जी कि ईश्वर ने हमें इस योग्य किया है कि हम दो बिछड़ों को एक कर सकते हैं अपने आप में, जो है। क्योंकि जो भी व्यक्ति कार्य करता है वह ये माना जाता है कि ईश्वर की कृपा से ये अवसर मिला है और इस अवसर का जो है हम उसका उपयोग करें, आम जनमानस के लिए इसका उपयोग करें, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि न्यायाधीश अपने आप में, न्यायाधीश ईश्वर का पर्यायवाची माना जाता है कि न्याय प्रदाता जो होता है वह जो है स्वयं जो है ईश्वर की भूमिका में होता है। इसलिए उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो न्याय करेगा और जहाँ भी अन्याय हो रहा है उसको दूर करेगा, निस्तारित करेगा। तो इस स्थिति में अगर आप अपने कार्य संपादन से संतुष्ट हैं, बेहतर कार्य आप कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ से भी है। रैपिड फायर राउंड है हमारा कुछ जो है। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि लोक अदालत समझौता मंच या अदालत, क्या कहेंगे आप? लोक अदालत एक समझौता मंच ही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पक्षकार उपस्थित होते हैं और सुलह समझौते के आधार पर ही हम मामले को निपटाते हैं या छोटे मोटे मामले उनको निपटाते हैं। लोक अदालत की पहचान तेज न्याय या सस्ता न्याय? तेज और सस्ता दोनों न्याय। दोनों है। बहुत सुंदर। एक दिन में सबसे ज़्यादा निपटाए गए जो मामले हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? गोरखपुर में लोक अदालत में पिछली बार हमने 9,87,000 मुकदमे निपटाए हैं और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार की लोक अदालत में हम इससे भी ज़्यादा मामलों को निपटाएंगे। लोक अदालत में वकील जरूरी या वैकल्पिक? अधिवक्ता जो है वह वैकल्पिक रूप है, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। पक्षकार चाहे तो वो रह सकता है। हाँ, चाहे तो रह सकते हैं, नहीं तो पक्षकार स्वयं सक्षम होता है। बहुत सुंदर। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील? जनरली लोक अदालत के फैसले में कोई अपील नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई कपटपूर्वक कोई न्याय हुआ है या कोई कपटपूर्वक कुछ उसमें किसी पक्षकार ने कोई कपट किया है तो उसकी अपील भी संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आम जनता लोक अदालत पर विश्वास कर रही है? बहुत ज़्यादा कर रही है। ऑनलाइन और ई लोक अदालत भविष्य की ज़रूरत?
देखिए, कोरोना काल के बाद से बहुत सुविधाएं जो है वो ऑनलाइन ही हो गई हैं, थ्रू वीसी होने लगी हैं। तो और इस बार जो हमारा मध्यस्थता प्रोग्राम है, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग वीसी से भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारी कुछ मध्यस्थता हो। अगर पक्षकार सहमत होंगे तो हम उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। एक वाक्य में अगर मैं कहूँ कि लोक अदालत के बारे में आप कुछ कह दें तो क्या कहेंगे? लोक अदालत एक सस्ता एवं सुलभ न्याय देने वाला मंच है। लोक अदालत के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा उन मामलों को निपटा सकते हैं जिसमें जो मामले अगर आपराधिक हैं तो समनी हैं, दीवानी मामलों को भी निपटाया जा सकता है। मेरी सबसे अपील रहेगी कि आप ज़्यादा मुकदमेबाजी में न पड़ें और जो मामले लोक अदालत के जरिए निपटाए जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को निपटाएं। अपना समय, अपना पैसा और अपनी परेशानी को से बचें। हम अगर आपसे ये सवाल करें, आने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत जी, जो संभवतः 13 सितंबर को आयोजित होने वाली है, इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? हमारी तैयारी पूरी है। हमने अभी तक जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बैंकों के साथ, पैरोकारों के साथ और अपने विद्वान न्यायिक अधिकारियों के साथ माननीय जनपद न्यायाधीश के कुशल निर्देशन में बैठक कर ली है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों को चिन्हित किया है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले लोक अदालत में निपटाए जा सकें। बहुत सुंदर। एक आखिरी सवाल चलते चलते, गोरखपुर जनपद में आपकी तैनाती के लगभग हमें लगता है 4 साल पूरे हो गए। 3 साल हो गए, 3 साल पूरे हो गए, 4थे साल में आप प्रवेश कर रहे हैं। गोरखपुर क्षेत्र न्यायिक दृष्टि से कार्य करने में कितना बेहतर है, क्या कहेंगे? एक न्यायिक अधिकारी के लिए न तो कोई क्षेत्र होता है न कोई घर होता है। न्यायिक अधिकारी जब इस सेवा में आता है तो उसको सबसे पहले यही बताया जाता है कि आपको निष्पक्ष एवं ईमानदार रहना है। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि मैं एकदम निष्पक्ष और ईमानदार रहूं। मैंने अपने स्तर पर इसको पूरी तरह से पालन किया है। बाकी मेरा जो असेसमेंट है स्वयं से नहीं होना चाहिए। मेरा असेसमेंट यहाँ के हमारे विद्वान अधिवक्तागण करें और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्च न्यायालय करें, यही मेरा कहना है। बहुत सुंदर। एक व्यक्तिगत सवाल और मैं लेना चाहूँगा। अपने व्यक्तिगत जीवन में आप अध्यात्म को कितना महत्व देते हैं? मैं सही बताऊं तो मैं अध्यात्म को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व देता हूं। मैं ये मानता हूं कि सुबह शुरुआत मेरी भगवान विश्वनाथ के प्रार्थना से होती है और मेरे रात का समय भी सोते वक्त महादेव को याद करके ही होता है। मैं मूलतः प्रयागराज का रहने वाला हूं, लेकिन मेरा ज़्यादा समय काशी में बीता, तो इसलिए मैं विश्वनाथ जी का भक्त हूँ और मैं मानता हूँ कि अध्यात्म जीवन का सबसे ज़रूरी कार्य है। बहुत सुंदर। जो है प्रयागराज से आप हैं तो इसलिए इस पर कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि यह महादेव की धरती है, काशी जिनकी प्रियनगरी है, जिसको थामे है शेष नाग, माँ गंगा निर्मल करती है तीर्थराज प्रयाग, यहाँ हर साल स्वर्ग बन जाता है, पूरे भारत का दृश्य वहाँ हर वर्ष प्रकट हो जाता है, आते हैं जन जन दुनिया से सुख शांति उन्हें मिल जाता है, द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग साक्षात प्रकट हो जाते हैं, हर घर में गंगा जल वहाँ का औषधि बनकर जाता है, जब काम शुरू हो हर घर में गंगा जल छोड़ा जाता है। बहुत सुंदर पंकज जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से लोक अदालत के बारे में आपने बताया और बहुत सारी जानकारियाँ आपने दिया है। हम अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि मित्रों, आपने देखा कि बहुत बेहतर तरीके से पंकज श्रीवास्तव जी ने लोक अदालत के बारे में और भी तमाम जो वैकल्पिक विवाद समाधान हो सकते हैं उसके बारे में बेहतर जानकारी दिया है। निश्चित रूप से ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। फिर इसी तरह के किसी और शख्सियत के साथ, किसी अच्छी जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार। और सर, आपने मुझे समय दिया, अपना अमूल्य समय दिया और हमारे दर्शकों को आपने बेहतर बहुत सुंदर बातें बताई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।